नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क पर चलती नाव और पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करती टीमें। ये नजारा यूपी के प्रयागराज जनपद का है, जहां इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं और अभी भी जल स्तर में वृद्धि जारी है। इस बार मानसून सीजन में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। शुक्रवार देर रात शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह और फिर पूरे दिन जारी रही। साथ ही रविवार को भी रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। साथ ही यमुना के खतरे के निशान को पार करने के चलते उसका पानी आसपास के इलाकों में घुसा और फिर घरों के अंदर पहुंच गया। हालात ये हैं कि प्रयागराज के करेला बाग इलाके में लोग नाव से सफर करने को मजबूर हैं। 85 से ऊपर चला गया, 85 मीटर से ऊपर, और बाढ़ की पोजीशन तो है ही पूरे इलाहाबाद में। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। कौन सा इलाका है ये? करेला बाग। कहाँ तक पानी आ चुका है, कितनी दिक्कत? नहीं, इधर से पीछे जो ससुर खदेरी नदी पड़ती है उससे ये पानी एक्चुअली ससुर खदेरी नदी से आता है। यमुना जो ओवरफ्लो करती है दूसरा शुरू होता है। मुश्किलें हो रही हैं घर सब परेशानी तो है, ये लोग अपना सामान बचा रहे हैं, कर रहे हैं। फिलहाल मौसम भी थोड़ा सा, हाँ, बारिश भी हो रही है। एक्चुअली हमारा वेजिटेबल सप्लाई का काम है, तो मंडी निकला था सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा। उसके बाद पानी अचानक से आना चालू हुआ यहाँ पे, तब तक में इतना भर गया आधे घंटे के अंदर। यहाँ पे पानी था ही नहीं सुबह में 4:30 बजे। फिलहाल पानी कहाँ तक आ चुका है? अभी तो रूम के अंदर तो आ गया, कमर तक आ गया इधर तो, और आगे कितनी मुश्किलें इससे हो रही हैं? क्या अब मेरा तो सारा काम आज हैम्पर हो गया। मेरा कई जगह पे कैंटोनमेंट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह में वेजिटेबल सप्लाई होती है, वो सारा काम भी अभी रुक गया है। मेस वगैरह में कई कॉलेज, यूनाइटेड कॉलेज वगैरह कई जगह हमारा सप्लाई आता है, वो सारा ठप पड़ गया अभी तो। अब बाढ़ आने से कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? अब आप तो घर खाली अब तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, सारा वेयर हाउस यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। नाम बताइए अपना। अमित प्रकाश पांडे। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। पानी मान के चलिए कल रात में कुछ दूरी पे था, आज सुबह रोड पे आ गया और 1 घंटे के अंदर अंदर घर के अंदर घुस चुका है। इतना वक्त भी नहीं मिला कि घर का सामान हम कहीं पे शिफ्ट कर सकें। मुसीबत बहुत ज्यादा है। अब देखते जल्द से जल्द अगर बेहतर हो जाए तो बेहतर है, वरना कहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएं, बड़ी दिक्कत है। किस तरह से अब ये शिफ्ट करेंगे या कैसा? शिफ्ट इस समय चल रहा है, जितना हो सका हमसे हम कर रहे हैं। जो इधर उधर से मदद मिल रही है उससे उठवा ले रहे हैं, और बाकी जो सामान खराब होगा अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा ये एरिया है यहाँ पे? ये करेला बाग इलाका है, और ये इलाके में बाढ़ आती ही रहती है हर कुछ सालों पे, मगर अब की बार एक बार भी आ गई विदाउट वार्निंग मान के चलिए, और बिल्कुल समय ही नहीं मिला। क्योंकि कल रात तक, कल शाम को दूर दूर तक, मतलब बहुत दूर था, और आज सुबह जैसे ही उठे रोड पे था। अच्छा, मौसम भी किस तरह से? मौसम तो बहुत भीषण है मान लीजिए, और बरसात रुकी नहीं रही कल रात से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ लोगों को अब घरों से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उधर एनडीआरएफ की टीमें हर गली और मोहल्ले में अपनी राफ्ट के साथ मौजूद हैं। आलम यह है कि कई रास्ते शहर से पूरी तरह कट चुके हैं। फिलहाल लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। रेस्क्यू टीमें न केवल बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचा रही हैं, बल्कि घर घर जाकर उनके पास खाने पीने का सामान भी पहुंचा रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए कई प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी की गई है। साथ ही इन्हीं स्कूलों को राहत शिविरों में भी बदला गया है, क्योंकि आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। बाढ़ बहुत ज्यादा आ गया है। हनुमान जी 3-4 दिन से बूढ़े हुए हैं, बजरंगबली लेटे हुए 3-4 दिन से बूढ़े हुए हैं। अभी बाढ़ बढ़ी, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है बाढ़, अभी बढ़ने की और संभावना है। यहाँ पे सारे जितने निचले स्थल हैं सब, बलुआ घाट, गऊ घाट, सब बाढ़ से हो चुके हैं। निचला स्थल पूरा डूब चुका हुआ है। इस समय हम आपके नए पुल के नीचे हैं, यहाँ भी काफी स्थिति बिगड़ चुकी है। पानी तो ये है कि पानी अभी जलस्तर तो बढ़ेगा, है ना, लेकिन अब ये है कि जो निचला स्तर है, कछार एरिया है, वहाँ तो पानी चढ़ेगा ही। अभी जैसे सलोरी हुआ, उधर बगाड़ा हुआ, करेला बाग हुआ, गऊ घाट के निचला हिस्सा है, जो कछार एरिया में लोग आगे बस गए वहाँ पानी आएगा। सर अभी तो मैं जो 3-4 दिन से ही हूँ और देख रहा हूँ पहले से स्तर बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 1.5-2 मीटर पानी अभी कल से आज भर में बढ़ा है। कल दिन में बारिश हुई है, इसी के चक्कर में पानी काफी बढ़ गया है। यही स्थिति है फिलहाल। बहुत ये समझ लीजिए डेली मैसेज आ रहा है फोन पे कि बाढ़ की स्थिति बन गई है, काफी खतरा है।
तो अंदर ही रहने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ना आइए। प्रयागराज में गंगा और यमुना लगातार विकराल रूप धारण किए हुए हैं। खतरे का निशान 84.734 मीटर पार करने के बाद गंगा और यमुना का जल स्तर 86 मीटर के पास पहुंच चुका है। उफान अभी भी जारी है। स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। शहर के कई कछार के बाद अब पौष इलाके भी बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो 1978 का रिकॉर्ड टूट भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों को निचले इलाके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके शहरों में कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भारी बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। कई शहरों में तापमान 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ चुका है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टियां 6 अगस्त तक बढ़ा दी हैं। बनास नदी में नहा रहे 2 बच्चों को डूबने से बुजुर्ग ने बचा लिया, लेकिन खुद डूब गया। वहीं 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 4 अगस्त को मौसम बदलेगा और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आनंद विहार, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 50 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बहुत अधिक बारिश होने की उम्मीद है। इनके अलावा 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। शिमला सहित 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भिंड, शिवपुरी, मोरेना, विदिशा, अशोकनगर, सागर, रायसेन, अशोकनगर, सीहोर, होशंगाबाद, सागर, छतरपुर शामिल है। इसके अलावा 5 जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद के आसपास के इलाकों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तेलंगाना में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान में चर्चित रीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस में अब तक जब्त की गई 1,20,02,000 रुपए की नकदी को कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने का आदेश दिया है। ये रकम अब तक गंगापुर सिटी थाने में रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही केस को जयपुर ट्रांसफर किया गया, नकदी को भी जयपुर की कोर्ट में भेज दिया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये नकदी किसी ऐसे बैंक में एफडी कराई जाए जो ज्यादा ब्याज देता हो, और जिस बैंक में पैसा जमा होगा उसका नाम विशेष लोक अभियोजक को बताया जाना होगा। जानकारी के मुताबिक गंगापुर सिटी के थाना अधिकारी ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि रीट मामले में जब्त की गई नकदी और सामान को कोर्ट में जमा करवाया जाए, जिस पर जयपुर महानगर प्रथम की स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जब्त किया गया सामान अब एसओजी थाने को सौंप दिया जाए, ताकि उसकी जांच और रिकॉर्डिंग वहां सुरक्षित की जा सके। कोर्ट का ये आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि नकदी अगर थाने में पड़ी रहती है
तो उसके सुरक्षित रहने और इस्तेमाल नहीं होने को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन अब इसे एफडी में रखने से न सिर्फ रकम सुरक्षित रहेगी बल्कि इस पर ब्याज भी लगेगा। बता दें कि रीट पेपर लीक मामला राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक रहा है। इस केस में कई प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश से ये साफ हो गया है कि जब्त की गई भारी भरकम रकम को बैंक में एफडी के रूप में जमा किया जाएगा, जिससे ये राशि सुरक्षित रहेगी और सरकार को ब्याज के रूप में फायदा भी होगा। साथ ही केस से जुड़ा सामान अब एसओजी के हवाले किया जाएगा ताकि जांच में किसी तरह की ढिलाई ना हो। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रूस के साथ व्यापार संबंधों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। ऐसे में उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। भारी अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रूस से तेल खरीदने पर अड़िग भारत के रुख से ट्रंप प्रशासन बुरी तरह चिढ़ गया है। यही वजह है कि अब उसने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर भारत सरकार की तरफ से तेल खरीद जारी रखने के संकेत से अब ट्रंप प्रशासन में हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने भारत पर युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ये ट्रंप के लिए स्वीकार्य नहीं है कि वो रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को फाइनेंस करे। भारत को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शीर्ष सलाहकार ने कहा कि लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत अब चीन के बराबर खड़ा है। मिलर ने इसे आश्चर्यजनक तथ्य बताया। स्टीफन मिलर ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है और उनका बयान अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए जाने वाले बड़े आरोपों में से एक है। मिलर की ये टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत को लेकर अब तक की सबसे तीखी आलोचना मानी जा रही है, खासतौर पर तब जब भारत अमेरिका का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम साझेदार है। हालांकि मिलर ने अपनी बात को संतुलित करते हुए कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते शानदार है। इस बीच अमेरिका ने रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट्स और तेल खरीदने के चलते भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ कोई बड़ा शांति समझौता नहीं करता है तो वो उन देशों से अमेरिकी आयात पर 100% टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। इसे लेकर दोनों ही देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को इसकी घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा के एक हफ्ते बाद से लागू होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायत दे और इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत इसको लेकर तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का मामला अटका हुआ है। ट्रंप बार बार धमकी देकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की धमकियों का भारत पर कितना असर होता है और पीएम मोदी किस तरह से ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदा नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार यह आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 श्रीमती रुचि वीरा। भी चालू है कि नहीं? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 1। माइक ऑन करा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 201। ये आ गया 201। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 201। माननीय सदस्य, मान्यवर, जिन सरकारी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें कितने युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है और कितनों को अनुबंध पर रखा गया है? क्या सरकार स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार का निर्माण हुआ, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला और पिछले 1 साल में 16 महीने में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके आगे बताना चाहूँगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान 10 साल का हिसाब किताब करें तो 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 1 दशक में, हम नहीं कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ने एक क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रतिवार एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्तियों की संख्या कितनी है और स्थायी नियुक्तियों की संख्या कितनी है? साथ ही क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले? माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, इसके लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास करा है, कोई भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर में जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी हो रही है, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 दशक पहले रोजगार निर्माण -16% था, वो आज बढ़ के 19% रोजगार निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो पिछले 1 दशक में, जब यूपीए के 1 दशक में 2004 से 2014 केवल 6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा था, पिछले 1 दशक में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% रोजगार निर्माण हुआ है। वैसे ही सर्विस सेक्टर, जो आपने युवाओं की बात कही है, युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक में और यूपीए के 1 दशक के साथ में तुलना करूं तो यूपीए के 1 दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज
मोदी सरकार में सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज, सच की आवाज। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की यह महत्वपूर्ण खबर। बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला, वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचाया स्वास्थ्य केंद्र। मामला छोरा क्षेत्र के ग्राम सरायपाली का है, जहां 7 वर्षीय बालिका जया गौड़ पिता घनश्याम गौड़ अपने माता पिता के साथ खेत गई थी, जहां उनके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। वही बालिका जया खेत के मेड़ में खेल रही थी। इस दरमियान जंगल की ओर से निकलकर अचानक तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिसे देखते ही उनके माता पिता ने हिम्मत जुटाकर तेंदुए को भगाते हुए बच्ची को छुड़ाया। वहीं छुरा वन विभाग को इसकी खबर लगते ही वन विभाग के अधिकारी तुरंत
कोठी गांव घटनास्थल पहुंचे और तेंदुए की निगरानी करते हुए सभी ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने हेतु आगाह किया और बच्चे को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोरा ले जाया गया और तत्काल वन विभाग द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी प्रदान किया गया, जहां अभी बच्चे की हालत में सुधार हो है और क्षेत्र में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। वही वन विभाग लगातार तेंदुए के लोकेशन पर नजर बनाए हुए हैं। NTV न्यूज से छत्तीसगढ़ स्टेट हेड लतीफ मोहम्मद की रिपोर्ट।